तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है माध्य, जिसमें हमें अवर्गीकृत आंकड़ों को सोल्व करने के लिए जो सूत्र यूज में लेना है वो सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों में इसको लिखा गया है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोनों में से कोई सा भी सूत्र हम लगा सकते हैं। हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी कक्षा 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी चैप्टर से होंगे। तो आइए समझते हैं सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी को समझने से पहले हमें प्रेक्षण और बारंबारता के लिए समझना होगा कि प्रेक्षण क्या होता है, बारंबारता क्या होती है। तो प्रेक्षण की अगर हम बात करें तो प्रेक्षण उस संख्या या मान को कहते हैं जो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए यूज में आता है। जैसे मान लो आपका एक 10 नंबर का टेस्ट हुआ, एक क्लास में आप 5 लोग हो, तो नंबर कुछ इस प्रकार से हैं कि आपके 5, 7, 9, 4 और 8 नंबर आए। तो ये जो मान है, ये जो संख्याएं हैं, इन्हीं को प्रेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें बारंबारता क्या है। तो बारंबारता को हम डायरेक्ट उदाहरण से समझेंगे कि छात्रों की मान लो एक कोई परीक्षा हुई और कुछ इस प्रकार से उनके नंबर आए। अब इसको मैं अगर तालिका के रूप में समझाऊं आपको कि जो 40 नंबर हैं वो 3 बार आए हुए हैं, जो 50 नंबर है वो 2 बार आया हुआ है, और जो 60 नंबर है वो 1 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि बारंबारता किसकी होती है? तो बारंबारता हमेशा प्रेक्षणों की देखी जाती है कि प्रेक्षण अगर 3 बार आ रहा है तो उस प्रेक्षण की बारंबारता 3 हो जाएगी। अगर प्रेक्षण 2 बार आ रहा है तो उस प्रेक्षण की बारंबारता 2 हो जाएगी। तो प्रेक्षण क्या है? एक टाइप की संख्या या मान को प्रेक्षण कहते हैं, और वही मान और वह संख्या जितनी बार रिपीट करती है उसको हम उस प्रेक्षण की बारंबारता कह देंगे। आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करें सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि उन आंकड़ों को हम अच्छे से समझ सके और उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल पाए। अब आंकड़े होते कितने प्रकार के हैं? तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में ऐसा है कि अगर हमें बिना किसी समूह बनाए कुछ संख्याएं दे दी जाएं तो इस टाइप का जो भी पैटर्न होता है या इस तरीके से जो भी मान लिखे जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। मतलब इनको हमने किसी भी तालिका में या समूह के रूप में, तालिका में इनको निरूपित किया जा सकता है पर इनको किसी समूह के रूप में नहीं रखा गया है, तो इसलिए इनको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। कुछ इस तरीके से भी हम अवर्गीकृत आंकड़ों को जमा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके के कुछ मान हैं, आपके पास इस तरीके के कुछ मान हैं, तो तालिका कैसे बन जाएगी? यहां पे प्रेक्षण लिखे जाएंगे। तो आपके पास कितने प्रेक्षण हैं? तो प्रेक्षण हो गए 1, 2, 3 और 4, और यहां लिखी जाएगी उनकी बारंबारता। तो इसको अवर्गीकृत बारंबारता सारणी भी कहते हैं। यहां पर एक हम देखें तो 2 बार आया हुआ है, तो इस एक प्रेक्षण की बारंबारता 2 हो जाएगी। यहां पर 2 भी 2 बार आया हुआ है, तो इस 2 प्रेक्षण की बारंबारता 2 हो जाएगी। 3 यहां पर 3 बार आया हुआ है, तो इस 3 वाले प्रेक्षण की बारंबारता 3 हो जाएगी।
और 4 यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, तो इस 4 की बारंबारता 1 हो जाएगी। और इसे भी हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का समूह नहीं बना हुआ है। आइए नेक्स्ट समझते हैं वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों को हम वर्गों में, मतलब क्लास इंटरवल्स में इनको निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसको हमने वर्ग अंतराल में लिख दिया है कि 0 से 10 के बीच में कितने मान आ रहे थे, हमारे पास 3 मान आ रहे थे। तो हमने एक टेबल बना ली और उसमें लिख लिया कि 0 से 10 के बीच में कितने मान आ रहे हैं, 3 मान आ रहे हैं। 10 से 20 में कितने आ रहे हैं, तो 10 से 20 में आ रहे हैं 7 मान। 20 से 30 में कितने मान आ रहे हैं, तो 20 से 30 में आ रहे हैं 5 मान। तो इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल के रूप में अगर आंकड़ों का संयोजन करते हैं, अगर वर्ग अंतराल के रूप में अगर हम आंकड़ों का संयोजन करते हैं तो उन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सतत और एक होता है असतत। एक होता है सतत और एक होता है असतत। सतत क्या है और असतत क्या है? मान लीजिए आपके पास वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वर्ग अंतराल। और बारंबारता जो है, जो कि इस प्रकार से है 5, 7, 9, 8। तो हमें पता चल रहा है कि वर्ग अंतराल के रूप में अगर आंकड़ों को निरूपित किया गया है, मतलब ये वर्गीकृत आंकड़े हो गए। और वर्गीकृत में सतत क्यों हो रहे हैं कि देखिए 10 से 20 और 20 से 30, मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इनको बोला गया है सतत आंकड़े। और असतत में क्या होता है कि मान लीजिए 0 से 10 है और फिर ये चालू होगा 11 से 20 तक जाएगा, फिर ये स्टार्ट होगा 21 से और जाएगा 30 तक, फिर 31 से चालू हुआ और ये जाएगा 40 तक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि खत्म तो 10 पे हो रहा है, पर जो शुरुआत उसकी हुई है वो 11 से हो रही है। खत्म तो 20 पे हुआ है, पर जो उसकी शुरुआत हो रही है वो 21 से हो रही है। तो इस तरह के जो भी ये अंतराल आ रहा है उनके, वो सतत ना होके असतत हो रहा है, इसलिए इसको असतत आंकड़े कहते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसमें हमें पढ़ना होगा माध्य क्या है, बहुलक क्या है और माध्यक क्या है। तो सबसे पहले हम माध्य की बात करें तो माध्य में हमें 2 टाइप के क्वेश्चनों को हमें पढ़ना होगा। तो पहला पार्ट जो उसका है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर आएगा और दूसरा जो होगा वो आएगा वर्गीकृत के ऊपर। अवर्गीकृत मैंने आपको बताया कि जिसमें किसी प्रकार के समूहों में नहीं होके सिंपल से लाइन में लिखे जाएंगे या फिर तालिका के रूप में बनाए जाएंगे। और वर्गीकृत आंकड़ों में हम उनको समूहों के रूप में निरूपित करेंगे। तो अगर माध्य में अवर्गीकृत प्रकार का प्रश्न आया तो उसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति माप में हम बात कर रहे हैं माध्य की, और माध्य ज्ञात करना है अवर्गीकृत आंकड़ों का, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बहुत सारी किताबों में ये फॉर्मूला या कहे ये सूत्र यूज किया गया है, और कुछ बुकों में इसको इस तरह से भी लिखा गया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पदों की संख्या।
अगर हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत में आके वर्गीकृत आ गए तो हम क्या करेंगे? तो उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद है कल्पित माध्य विधि और अंतिम है पग विचलन विधि। अगर इन तीनों विधियों के सूत्रों की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में हमें अगर माध्य निकालना हो तो हमारा सूत्र हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसका मतलब है योग करना, योग मतलब होता है, इसका मतलब है योग करना। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करना हो, माध्य को हम x बार लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं x बार। तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि से अगर हमें माध्य ज्ञात करना हो तो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और अगर हमें पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो सूत्र हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अब ये सिग्मा क्या है, जो कि मैंने बता दिया कि सिग्मा योग करने के लिए यूज में आ रहा है। यहाँ पे fi xi क्या है, di क्या है, ui क्या है, h क्या है, इस a का मतलब क्या है, ये सारा हम प्रश्नों को लेके जब सॉल्व करेंगे तब हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा कि प्रेक्षण क्या है, बारंबारता क्या है, सांख्यिकी क्या होती है, वर्गीकृत आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में हमें पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है माध्य, जिसमें हमें अवर्गीकृत आंकड़ों को सोल्व करने के लिए जो सूत्र यूज में लेना है वो सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों में इसको लिखा गया है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोनों में से कोई सा भी सूत्र हम लगा सकते हैं। दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि के सूत्र की बात करें तो माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि के सूत्र की बात करें तो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और पग विचलन विधि के सूत्र की बात करें तो a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को सोल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से मिलेंगे और सीधा अब हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।